वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज हमने जो कल 244 तक धारा 244 तक पढ़ा था उसको आज कंटिन्यू करेंगे। देखिए, हम पढ़ रहे थे अध्याय 12 और अध्याय 12 में 200 से लेकर 297 धाराएँ हैं। हमने अब तक धारा 200 से लेकर 244 कंप्लीट कर लिए है और आज हम 245 से लेकर 250 तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, धारा 245 क्या कहती है कि सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण या बाधा। इससे पहले वाले को से कनेक्ट कीजिए। 244 में मैंने बताया था किसी भी प्रकार की सार्वजनिक संपत्ति, ये पटरियाँ है, कोई भी मतलब पाइप वगैरह है, कोई भी स्ट्रीट लाइट वगैरह है, किसी भी प्रकार की संपत्ति उसको नुकसान नहीं पहुँचाना, उसमें परिवर्तन नहीं करना। ठीक है, इन सब पर क्या लगाया जा सकता है? जुर्माना। अब सार्वजनिक संपत्ति पर जुर्माना है और सार्वजनिक भूमि पर आपको अतिक्रमण भी नहीं करना है। ना तो सार्वजनिक भूमि पर किसी प्रकार की चीज़ को नुकसान पहुंचाना है और सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण भी नहीं करना है। ठीक है, उससे कनेक्ट करके इसको याद रखना है। तो सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण या बाधा, कोई भी सार्वजनिक भूमि है, ठीक है, उस पर दो प्रकार का अतिक्रमण हो सकता है। या तो अस्थायी हो सकता है या स्थायी हो सकता है। अस्थायी अतिक्रमण अगर आप करते हैं, ठीक है, वहाँ पर बाढ़ लगा दिया आपने या मिट्टी डलवा दी या कुछ भी किया, ठीक है, अस्थायी अतिक्रमण आप करते हैं तो आपको 1 माह तक की सज़ा, 5,000 रुपये का जुर्माना या दोनों भी लगाया जा सकता है। और मान लीजिए आपने कोई वहाँ पर मकान बना दिया, ठीक है, कोई बाउंड्री करवा दी। स्थायी अतिक्रमण आप किसी भी प्रकार का करते हैं तो आपको 3 माह से लेकर 3 वर्ष तक की जेल और 30,000 से लेकर 50,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। ठीक है, और इसके अंदर न्यायालय जो है वो आपसे पर्याप्त कारण जानकर, अगर उसको लगता है कि आपके कारण जायज़ है तो आपकी सज़ा को इसके द्वारा कम भी कर सकता है। लेकिन न्यायालय कभी भी स्वतः संज्ञान नहीं लेता है। ठीक है, न्यायालय कभी भी आप पर जुर्माना या जेल नहीं लगेगा। लेकिन वो जब नगर पालिका उसमें न्यायालय के अंदर आपकी वो करती है, केस करती है, तभी न्यायालय उसके द्वारा संज्ञान लेगा। ठीक है, स्वतः संज्ञान नहीं लेता है, ये याद रखना आपको। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि मान लीजिए ये तो एक अतिक्रमण हो गया स्थायी और अस्थायी। मान लीजिए अतिक्रमण और कैसे हो सकता है? मान लीजिए कोई व्यक्ति खनन करता है आपकी सार्वजनिक, नगर पालिका की सार्वजनिक भूमि पर। खनन मतलब क्या है? मिट्टी या पत्थर डलवा देता है या मिट्टी का खनन कर देता है या फिर पत्थर निकालता है, तो उसको क्या कर सकते हैं? 2 से 6 माह की सज़ा और 30 से 50,000 रुपये का जुर्माना ले सकते हैं। और खनन के द्वारा जो भी जेसीबी वगैरह है या अन्य जो भी उपकरण है, ट्रैक्टर वगैरह, तो उन उपकरणों को क्या कर सकता है? कुर्क कर सकता है, उनको जब्त करके कुर्क कर सकता है। कुर्क करने के बाद में जो स्वामी है वो जो जुर्माना उसके ऊपर लगाया जाता है उसको भरकर अपने उपकरण वापस छुड़वा सकता है। और अगर नहीं छुड़वाता है तो नगर पालिका उसको क्या कर सकती है? जुर्माना नहीं देता है तो नगर पालिका उनको नीलाम करके उस जुर्माने की भरपाई कर लेती है। ठीक है, और उसके बाद में जो भरपाई करती है उसके अंदर वही बात है कि शेष राशि बचती है तो स्वामी को वापस लौटा सकती है। ठीक है, त्योहारों के और कैसे अतिक्रमण कर सकते हैं कि कोई त्यौहार है, मान लीजिए आपके गली के अंदर या आपके आसपास कोई सार्वजनिक स्थल है, आपके घर में शादी है, कोई त्यौहार है, तो उसके बाद उसके ऊपर आप 7 दिन तक, ठीक है, आपको अनुमति है नगर पालिका के द्वारा कि 7 दिन तक आप उस पर अस्थायी अतिक्रमण कर सकते हैं। ठीक है, आपको अनुमति इस चीज़ की, ठीक है, नगर पालिका के द्वारा। लेकिन अनुमति लेना आवश्यक है, बिना अनुमति के नहीं कर सकते। ठीक है, अनुमति लेकर 7 दिन तक आपको अस्थायी अतिक्रमण दिया जा सकता है। अतिक्रमण में अधिकारी, मान लीजिए जो अतिक्रमण किसी ने किया है उसमें कोई अधिकारी है या फिर कोई कर्मचारी है, वो प्रत्यक्ष रूप से भी हो सकता है और अपने परिवार के या किसी व्यक्ति के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से भी संलग्न हो सकता है। अगर वो संलग्न है तो उसको 3 माह से 3 वर्ष तक की जेल और 30,000 रुपये का जुर्माना, है दोनों भी भरने पड़ सकते हैं। ठीक है, और अतिक्रमण की जांच कौन करेगा? ठीक है, तो जो डीएसपी रैंक का पुलिस होगा वो अतिक्रमण की जांच करेगा और 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। ठीक है, न्यायालय अतिक्रमण वाले को, अतिक्रमण वाला मतलब जो स्वामी, इसको अतिक्रमण वाले को, ठीक है, अतिक्रमण वाले जो स्वामी है, मतलब जो स्वामी है उसको 1 वर्ष के लिए पाबंद कर सकती है। ठीक है, 1 वर्ष के लिए पाबंद कर सकती है CRPC की धारा 107 के तहत। ठीक है, तो इससे पहले जो 44 में क्या था? सार्वजनिक किसी भी प्रकार की संपत्ति का नुकसान नहीं पहुंचाना, और 45 में आ जाएगा सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण नहीं करना। ठीक है, 46 क्या कहता है? 246 कि नगर पालिका क्षेत्र में खतरनाक खुदाई पर विनियमित यानी कि पाबंदी। 45 में तो है अतिक्रमण पर पाबंदी और 46 के अंदर है खुदाई, खतरनाक खुदाई में पाबंदी। कैसे? कि कोई सार्वजनिक जो नगर पालिका की जो जगह है, स्थान है, ठीक है, स्थल है, उसके ऊपर जो व्यक्ति के द्वारा अगर खतरनाक खुदाई की जा रही है, ठीक है,
व्यक्ति के द्वारा की जा रही है तो नगरपालिका क्या करती है, नोटिस जारी करके उसको खुदाई बंद करने के लिए कह सकती है। और खुदाई बंद करने के बाद में कोई मतलब जो खुदाई की गई उसको भरने के लिए या और जो भी कार्य होता है जो नगरपालिका करती है तो फिर उसका चार्ज स्वामी से वसूल करेगी। कैसे, बकाया राशि के रूप में। ठीक है। फिर अगर सरकार, मान लीजिए वो जो खुदाई है, जो खनन है, वो सरकार के द्वारा करवाया जा रहा है, ठीक है, या फिर उसके द्वारा किसी प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा की जा रहा है, तो नगरपालिका नोटिस देने से पहले सरकार से इसकी अनुमति लेगी। ठीक है, सरकार से इसकी नोटिस देने के लिए अनुमति लेगी। ठीक है। और ऐसे में नगरपालिका खुदाई को रोककर बाधा निवारण करेगी, यानी कि जो बाधा दूसरों को उत्पन्न हो रही है उन खुदाई की वजह से। ठीक है, क्योंकि जो खतरनाक खुदाई है उसकी वजह से लोगों को, आसपास के लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, सिलिकोसिस रोग हो सकता है। ठीक है, तो जो भी बाधा उत्पन्न होती है उसको दूर करेगी और जो व्यय होगा वो स्वामी से वसूलेगी। ठीक है। नेक्स्ट है 247। अब देखिए 246 तक तो आपको याद रखना है सार्वजनिक भूमि के बारे में। ठीक है, 44 के अंदर क्या था याद कीजिए, जो भी सार्वजनिक भूमि है उस पर उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना। 45 के अंदर सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण नहीं करना और 46 के अंदर सार्वजनिक भूमि पर खुदाई भी, खतरनाक खुदाई भी नहीं करना। ठीक है, 3 ऐसे याद हो गए, 2 आपको याद रखने हैं, 2 नहीं, आगे 4 जो है आपको से याद रखने हैं कि नगरपालिका के क्षेत्र में कोई पशु है या कोई मुर्गियाँ है, उनको पालना चाहता है, उनको रखना चाहता है। ठीक है, तो इत्यादि रखने के लिए नगरपालिका की अनुमति लेना आवश्यक है। यानी कि नगरपालिका के क्षेत्र में अगर आप पशु रखना चाहते हैं, मुर्गियाँ या और भी किसी प्रकार के पशु रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नगरपालिका की अनुमति लेनी होगी और अनुमति के साथ जो भी निर्धारित फीस होगी उसका भुगतान संदाय करना होगा। ठीक है, लेकिन नगरपालिका क्या कर सकती है, कुछ ऐसे पशु हो सकते हैं जिनकी अनुमति लेने की छूट नहीं है, जैसे गाय है, भैंस है, बकरियाँ है। ठीक है, तो ऐसे की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। ठीक है, धारा 248 क्या कहती है, कतिपय यानी कि कुछ पशुओं या पक्षियों का अधिग्रहण यानी कि उनको जब्त करना। देखिए 46 तो क्या कहती है, अनुमति लेनी होगी, पशु पक्षियों को रखने के लिए अनुमति लेनी होगी। अगर आपने अनुमति नहीं ली और फिर भी रख लिया तो उनका अधिग्रहण कर लिया जाएगा, यानी कि उनको जब्त कर लिया जाएगा। करेगा कौन, सीएमओ करेगा। ठीक है, तो नगरपालिका क्षेत्र में बिना अनुमति के पशु पक्षी रखने पर सीएमओ उनको जब्त कर लेगा और फिर वो उसकी जुर्माना लगाएगा। ठीक है, 7 दिन के अंदर जो स्वामी है वो अपने पशु पक्षी छुड़ा कर ले जा सकता है जुर्माना भरकर। अगर नहीं लेकर जाता है, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, उसको नीलाम कर देंगे। जो नगरपालिका उसको नीलाम कर देगी और उसके अंदर नीलाम करने पर जो भी पैसे आएंगे उसको जो भी उसका खुद का खर्चा होगा वो निकाल कर जो शेष राशि है वो स्वामी को वापस लौटा देगी। ठीक है, अगर 90 दिन के भीतर जो व्यक्ति है, स्वामी है, वो शेष राशि लेने नहीं आता है, 90 दिन का समय, नगरपालिका खुद तो जाकर उसके घर देने से रही, उसको खुद को आना पड़ेगा। 90 दिन के अंदर उस राशि लेने नहीं आता है तो वो नगरपालिका की निधि में जमा हो जाएगी। ये चीज़ें मैंने आपको पहले बताई है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। 249 क्या कहता है कि नगरपालिका के क्षेत्र में संक्रमित कुत्तों या फिर पशुओं पर कार्यवाही की शक्ति। देखिए पहले तो आपको पशु पक्षी रखने के लिए अनुमति लेनी थी। ठीक है, अनुमति नहीं ली तो उनको जब्त कर लिया जाएगा। और कोई ऐसे पशु पक्षी आप रख रहे हैं और वो संक्रमित हो गए किसी भी रोग से, मान लीजिए कोई कुत्ता रेबीज रोग से संक्रमित हो गया, कोई मुर्गियों वगैरह का कोई रोग हो गया, कोई महामारी हो गई, ठीक है, तो उन पर जो संक्रमित कुत्ते हैं, जो पशु पक्षी है, उन पर कार्यवाही करेगी कौन, नगरपालिका। नगरपालिका की ओर से कौन करेगा, सीएमओ करेगा। जहाँ पर भी ऐसा आता है तो आपको सीएमओ टिक लगाना। ठीक है, फिर नगरपालिका की ओर से अधिकांश कार्य कौन करता है, सीएमओ करता है। तो नगरपालिका की ओर से सीएमओ करेगा क्या, ऐसे संक्रमित पशुओं को या तो अलग रख सकेगा, ठीक है, उनको अलग रख सकेगा, और या फिर उनको नष्ट करवा सकेगा। ठीक है, अगर महामारी ज़्यादा फैलने की वजह से उनको नष्ट भी करवा सकेगा। फिर 250 में क्या है कि परिसरों के भीतर पशुओं से न्यूसेंस रोकने की शक्ति। न्यूसेंस का मतलब मैंने पहले भी बताया था आपको, बाधा या अवरोध। ठीक है, बाधा या अवरोध। तो परिसरों के भीतर पशुओं से किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा हो रही, मान लीजिए आपने किसी प्रकार के पशु पक्षी पाल रखे और उसकी वजह से किसी पास पड़ोस के व्यक्ति को कोई भी किसी प्रकार की बाधा हो रही है या कोई परेशानी हो रही है, तो सीएमओ क्या कर सकता है, उनको रखने पर रोक लगा सकता है। तो पशु से होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए या तो उसकी जो अनुमति है रखने की उसको रद्द कर सकता है, या फिर उस बाधा को दूर करने का आदेश दे सकता है कि जो भी बाधा हो रही है वो स्वामी से कह सकता है कि आप उस बाधा को दूर कीजिए। फिर भी अगर वो बाधा को दूर नहीं करता है तो सीएमओ उसको जब्त करके पशुओं को क्या कर सकेगा, नीलाम कर सकेगा। ठीक है, तो ये भी इजी था, इसको याद रखिएगा। देखिए सार्वजनिक भूमि 45 में क्या है, अतिक्रमण। ठीक है, और फिर 46 के अंदर पहले तो अतिक्रमण पर रोक, फिर खुदाई पर रोक। ठीक है, 47, 48, 49, 50,
चारों पशुओं से संबंधित है। मतलब कि सबसे पहले तो आपको पशु पक्षी रखना ही नहीं है, रखना है तो आपको अनुमति लेनी होगी। अनुमति नहीं ली तो उनको जब्त कर लिया जाएगा। और अनुमति लेने के बाद आप रख रहे हो और उनको कोई संक्रमित बीमारी हो गई तो उनको सीएमओ नष्ट करवा देगा, ठीक है। और फिर भी आप कोई पशु पक्षी रखते हो और उससे किसी और को बाधा उत्पन्न हो रही है तो आपको रखने की अनुमति रद्द की जा सकती है या फिर उनको नीलाम किया जा सकता है, ठीक है। तो कैसा लगा आज का सेशन मुझे कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।